हाँ जी, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के देखें तो इस बार ऑफलाइन मोड में पेपर होना, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा नहीं, तो आपका ऑफलाइन मोड में होगा। तो अब हम देखते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम हुए थे सीटेट के, तो जो 15 से 16 से पहले के थे, उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड पे क्या था सीटेट का एग्जाम, तो उससे पहले किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे, उन प्रश्नों का जिक्र करेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। और कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन की पीपीटी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप निकाल के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, 3 मनोवैज्ञानिक रहे हैं अपने, कौन? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। तीनों से संबंधित सीटेट में हर बार कम से कम 4+ या 5+ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आराम से। तीनों मनोवैज्ञानिक इतने महत्वपूर्ण हैं कि सीटेट में इनका बहुत मतलब इनके क्वेश्चन का वेटेज देखें तो सबसे ज्यादा इनके क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तीनों के कम से कम 5+ प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 5+ प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आता है अपना कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं, साथ में इनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है, क्या किया? शारीरिक विकास के चरण बताए हैं, संवेगात्मक विकास के चरण बताए हैं, या नैतिक विकास के या संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए हैं? बताइए। वैसे देखें तो कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका? नैतिक विकास। बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे होगा? समाज से होगा, विद्यालय से होगा, कहाँ किस किस स्थिति में रह के बच्चा सीखता है, उनकी कितनी अवस्थाएं थी, कितने चरण बताए थे, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कोहलबर्ग ने दिया था आपका नैतिक विकास। नैतिक विकास का बताया था, नैतिक विकास के चरण दिए थे। उन्होंने कितने चरण बताए थे, कितनी अवस्था बताई थी, उनका जिक्र करते हैं। उन्होंने 3 सत्र बताए थे, उनकी 6 अवस्था बताई थी। कितने? 3 सत्र बताए थे और उन तीनों सत्रों की कितनी? 6 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, अगर आप इनका विस्तार से अब यहाँ पे जिक्र करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से आप थोड़ा सा पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हो। आपको छोटी छोटी वीडियो बनाई, क्लासें हैं, वीडियो जो भी आप मानो, उनमें आप जाके देखोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। छोटा छोटा कराया, बड़ा आसान भाषा में करवाया गया, आप एक बार देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। पर यह पक्का है कि कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे से हर बार सीटेट में कम से कम 5+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिए। बाकी डरने की कोई बात नहीं है। तो पहले का आंसर क्या होगा? नैतिक विकास के चरण। और संज्ञानात्मक विकास का किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का दिया था आपने जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने दिया था। किसने? जीन पियाजे ने दिया था। सामाजिक विकास का किसने दिया था? सामाजिक विकास का दिया था आपने, आपके वाइगोत्स्की साहब ने। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने किसका दिया था? समाज संस्कृति का सिद्धांत दिया था। किसका? समाज संस्कृति विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? परिपक्व होने से सीखते हैं, या अनुकरण करके सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं, या जब पुनर्बलन दिया जाता है तब सीखते हैं। पुनर्बलन मतलब होता है बच्चों को प्रोत्साहन देना, उनको कोई गिफ्ट पुरस्कार जो भी देना, वो आपका आता है पुनर्बलन। तो बताइए वाइगोत्स्की ने क्या सिद्धांत दिया था? समाज संस्कृति का सिद्धांत दिया था कि बच्चा समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके सीखता है। तो इसमें अंतःक्रिया किसमें होगी? इसमें होगा आपका तीसरा, बच्चा वयस्कों और समवयस्कों के साथ, वयस्कों मतलब अपने से बड़े और अपने समान के आयु के जो लोग होते हैं, जो भी बच्चा होता है उससे बड़े, उसके गार्जियन, उसके भाई बहन, उनके क्या करता है? वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फिर चलते हैं 3 पे। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बताइए, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं डैश 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 जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बताइए, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे डैश 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 किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। यहाँ पे खालिस्तान आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब वे दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, या फिर जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो जब बच्चा अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार करेगा ना, तब वो ज्यादा एक्टिव होगा, तब वो ज्यादा सृजनशील होगा, तभी वो ज्यादा अधिगम कर पाएगा। अगर बच्चे को हम दबाव बना के किसी चीज, किसी भी फील्ड में भेज रहे हैं, अगर वो आर्ट्स की क्लास में जाना चाहता है, आर्ट्स लेना चाहता है,
हम उसे जबरदस्ती बायोलॉजी या मैथ दिलवा दें तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। तो इसमें क्या होगा, बच्चा अपनी रुचि के अनुसार, जब बच्चे को स्वतंत्र रह के पढ़ाया जाए, वो होता है आपका अपनी रुचि के अनुसार। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सीखना है, सीखना क्या है बताइए। सीखना है सीखना संवेगों से क्षण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होती है। दोनों सेम ऑप्शन है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा। बताइए कौन सा होगा इसमें। संवेगों से क्षण संबंध रखता है। संवेग आपके जो इमोशन है, अगर आप बुरा ही बुरा सोच रहे हो, आपके नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो क्या आप सीख पाओगे? आप नहीं सीख पाओगे। तो इसमें क्या होगा, क्षण संबंध रखता, बहुत ज्यादा संबंध रखता है सीखना। अगर आप खुश हो, एकदम माइंड फ्रेश हो, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, तभी आप सीख पाओगे। तो क्षण संबंध नहीं, बहुत अत्यधिक गहरे संबंध होते हैं। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं दोनों। सीखना और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित है। तो इसमें क्या होगा, आपका तीसरा मान लो, चौथा मान लो, ऑप्शन सेम ही है। सीखने वाले को संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। हाँ, बेशक प्रभावित होता है। आप कुछ चीज सीख रहे हो, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका मतलब आप अंदर से दुखी हो, तो आप उस चीज को अच्छे से नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका इमोशनली आप किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो। तो इस वजह से क्या है कि सीखना संवेगों से अतः संबंधित व प्रभावित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल मान सकते हो आप, जन्म से 5 वर्ष तक मान सकते हो। भाषा विकास कि जब आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस अवस्था की रहती है बताइए। भाषा विकास के प्रारंभिक बचपन काल आप मान सकते हो जन्म से 5 वर्ष तक, प्रारंभिक बचपन काल। बताइए कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है, अति संवेदनशील है, निरपक्ष है, कम महत्वपूर्ण नहीं है, निरपक्ष भी नहीं है, अति संवेदनशील है। क्योंकि बच्चे का जो एलईडी जो लैंग्वेज भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है दिमाग में अपने, वो काल्पनिक होता है, उसे क्या बोलते हैं, एलएडी। लैंग्वेज इंग्लिश में थोड़ा सा वर्ड नहीं आता वो, तो आप हिंदी में समझिए कि भाषा अर्जन यंत्र, एलएडी को बोलते हैं भाषा अर्जन यंत्र। वो अपने लेफ्ट ब्रेन में होता है। वो ज्यादातर 5 वर्ष तक बच्चे की, जब 5 वर्ष की आयु तब तक वो ज्यादा सक्रिय रहता है। तब तक बच्चे को अपन जिस लैंग्वेज जो सिखाना चाहते हैं वो बच्चा भाषा आराम से सीख लेता है। उसे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, उसे जैसा माहौल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो भाषा सीख लेगा। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का क्या है, अति संवेदनशील है। क्योंकि 5 वर्ष तक एलएडी है ना, भाषा अर्जन यंत्र, भाषा अर्जन यंत्र ये संवेदनशील होता है, ज्यादा मतलब एक्टिव रहता है। सिखा तो हम किसी भी उम्र में सकते हैं बच्चे को, मगर 5 वर्ष तक भाषा सीखने के लिए बहुत संवेदनशील काल है, बहुत अति महत्वपूर्ण काल है। वही बात है, जब नींव मजबूत होनी चाहिए, बाद में ऊपर आप क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। ठीक है। तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। बुद्धि क्या है? बुद्धि शब्द आपने सुना होगा। बुद्धि क्या है? तेरे में बुद्धि नहीं है, बिना बुद्धि के ऐसी होता है। तो वो वाली बुद्धि पूछा गया। एक अकेला और जातीय विचार है। क्या बुद्धि एक अकेला और जातीय विचार है? दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है। हाँ, योग्यता भी है। पर हमें क्या देखना है कि एक सबसे अच्छी, इसकी बुद्धि की सबसे अच्छी विशेषता देखनी है, सबसे अच्छी डेफिनेशन देखनी है। अनुकरण भी करते हैं अपन बुद्धि, अपन किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी के अनुसार, किसी के बताए गए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, तो बुद्धि के अनुसार ही चल रहे हैं ना। तो इसमें ये भी सही है। एक विशिष्ट योग्यता है, समर्थकों का एक समुच्चय है। तो इसमें सर्वाधिक सही मैटर कौन सा करता है? इसमें करता है तीसरा, एक विशिष्ट योग्यता। क्योंकि बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता है। आपकी अलग बुद्धि है, मेरी अलग बुद्धि है, किसी तीसरे की अलग बुद्धि है, सब अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार आपकी क्या होती है, बुद्धि होती है। जैसा जिसकी बुद्धि होगी, जैसा जिसका आईक्यू लेवल होगा, उसको वैसे ही अधिगम करने में, अर्जन करने में उतनी जल्दी उसमें क्षमता होगी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह कह रही है कि समझ को प्रदर्शित कर रही है। ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है। डैश 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 वह कह रही है, यहां होगा वह कह रही है। ठीक है। वह
वह कह रही है एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह कह रही है, ठीक है, वह कह रही है, ये समझ नहीं होगा, ठीक है, डैश 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 को प्रदर्शित कर रही है। तो बताइए, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह कह रही है कि डैश 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 को प्रदर्शित करती है। अहम केंद्रित चिंतन को कर रही है, या कार्य कारण को कर रही है, या विपर्यंत चिंतन को कर रही है, प्रतीकात्मक विचार को कर रही है। बताइए जल्दी सी। अहम केंद्रित चिंतन तो क्या हो जाएगा, बच्ची अंदर ही अंदर सोच रही है, अंदर ही अंदर अपना विचार कर रही है, तो अहम केंद्रित चिंतन तो नहीं होगा। विवर्तन चिंतन होता है, एक से अधिक चीजों पे आप चिंतन कर रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। प्रतीकात्मक चिंतन भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, कार्य कारण, कि कार्य क्या करे, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, उस कार्य को बता रही है, उसके कारण को बता रही है कि धूप में कपड़े क्यों जल्दी सूख जाते हैं, तो उस कारण को भी वो विस्तारित करके बता रही है। तो इसमें क्या होगा, कार्य और कारण। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बच्चों के समाजीकरण में डैश 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 भूमिका निभाता है परिवार की। बच्चे के सोशलाइजेशन में परिवार की क्या भूमिका होती है, रोमांचकारी होती है, मुख्य भूमिका होती है, गौण होती है, सबसे कम महत्वपूर्ण होता है परिवार। बताइए परिवार क्या है कि प्राथमिक बच्चे के मोरल डेवलपमेंट में, बच्चे के भाषा विकास में, बच्चे के संवेगात्मक विकास में, हर एक चीज में परिवार और समाज का क्या रोल होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण उसमें रोल अदा करते हैं। क्योंकि बच्चा जैसे ही सीखता है तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा से सीखता है। मम्मी पापा किसका हिस्सा है, वो एक परिवार का हिस्सा है। तो परिवार की क्या भूमिका होगी, परिवार की एक मुख्य भूमिका होती है। क्या परिवार की एक मुख्य भूमिका होती है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक करती है नमूने का अनुगम। बताइए विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। किस नमूने का अनुगमन करती है, किंतु ये भी मिस्टेक हुआ, बहुत गलतियां कर रखी है आज। दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है, ये यहां पे आएगा। ठीक है, बताइए किस नमूने का अव्यवस्थित होती है, कि विकास की गति अव्यवस्थित होती है। कभी आपका हाइट ज्यादा हो गया, फिर आप वापस छोटे हो गए, फिर आप ज्यादा लंबे हो गए, फिर आप ज्यादा छोटे हो गए, क्या ये होता है, नहीं होता। अप्रत्याशित होती है, नहीं होती। एडी से चोटी तक, क्या विकास एडी से चोटी तक जाता है, नहीं, चोटी से एडी तक जाता है। कहां से विकास, सिर से पैर की तरफ जाता है, ना कि पैर से सिर की तरफ जाता है, केंद्र से बाह्य जाता है। तो ये भी हो गया आपके क्रम और व्यवस्थित होता है। विकास आपका डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसे नहीं है कि पहले आप बड़े हो जाओगे, फिर धीरे धीरे आप छोटे हो जाओगे, पहले आप बुढ़े हो जाओगे, फिर धीरे धीरे आप जवान हो जाओगे। आपका स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा डेवलपमेंट। क्या स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट का क्या होता है, विकास की परिभाषा होती है कि एक व्यवस्थित क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से आपका जो पॉजिटिव होता है ना, विकास का मतलब है चेंजमेंट होना भी है, मगर उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चेंजमेंट होना चाहिए, सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रिया है विकास। आप धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ेगी, धीरे धीरे आप सीखोगे। ऐसे नहीं है आपने साइकिल चलानी सीखी आज, कल आप बिल्कुल ही भूल गए, ऐसा नहीं होता। आज थोड़ी कम चलानी आ रही है, जैसे जैसे रेगुलर चलाते जाओगे ना, वो आप क्या होगे, आप उसमें एक्सपर्ट होते जाओगे, आप अच्छे से सीखते जाओगे उसको, कि कैसे आज आप गांव में चला रहे हो, कल आप सड़क पे चलाओगे, परसों आप बाजार में चलाओगे। ऐसा नहीं कि आप बाजार में साइकिल चला लेते पर गांव में आपसे साइकिल नहीं चलती, ऐसा कुछ नहीं होता। विकास क्या होता है, एक सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो विकास क्रम और व्यवस्थित प्रक्रिया का अनुगमन करता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा चाहिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे एक शिक्षक द्वारा, ये फिर गलत हो गया, शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा आपका यहां पे।
बताइए इसमें कौन सा होगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे एक शिक्षक द्वारा, यहाँ पे डैश डैश खालिस्तान है, के रूप में देखा जाना चाहिए, समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए, परेशानी के रूप में देखा जाना चाहिए। तो शिक्षक को एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए कि अगर एक क्लास में 2 भाषा 3 भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, बहुभाषा का मतलब 2 से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे, उसमें पंजाबी बोली जा रही है, गुजराती वाले बच्चे हैं, राजस्थानी वाले, हरियाणवी वाले हैं, और कोई अदर स्टेट का है जहाँ पे वो जो भी भाषा बोली जाती है, जैसे तेलुगु होगी, मद्रासी होगी। अगर सभी भाषा बोलने वाले बच्चे एक कक्षा में हैं तो क्या होगा, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे तो उन्हें एक दूसरे भाषा का ज्ञान भी होगा और वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकेंगे और अपने अधिगम में, भाषा का भी अधिगम किस में कर लेंगे, बातचीत में, खेल खेल के माध्यम से भी कर लेंगे। तो इसको क्या देखना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए बहुभाषी कक्षा को। मगर एक टीचर के लिए क्या होती है, चुनौतीपूर्ण कार्य होता है ये कि अलग अलग बच्चे को, अगर टीचर हिंदी बोल रहा है, बच्चे अलग अलग भाषा में समझने वाले हैं, तो उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। मगर होता क्या है, एक संसाधन के रूप में बहुभाषी कक्षाएं संसाधन के रूप में होती है, और बहुभाषी कक्षा का होना एक अध्यापक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हो। आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल की क्लास में।